हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू यह लो मायके की टिकट, वापसी का किराया अपने माँ बाप से लेना। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज को एक और नई बेहतरीन कहानी। अतुल ने डी फार्मा का डिप्लोमा पूरा किया था कि उसकी नौकरी, एक छोटी सी नौकरी भी लग गई। माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसका विवाह सीधी सादी सुमित्रा से करा दिया। देखते ही देखते समय बीतता रहा और वह 3 बच्चों का पिता भी बन गया। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। अतुल को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। 3 बच्चों का पिता होने के बावजूद अब भी वह आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचता रहता था। अतुल की पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए उसे विदेश जाने का मौका मिला। अतुल ने कुछ पैसे भी बचाए थे। विदेश जाकर पढ़ाई करने का कीड़ा उसे रह रह कर काटता था। अतुल अपने 3 बच्चों और पत्नी सुमित्रा को गांव में अपने माँ बाप के पास छोड़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। सुमित्रा बेसहारा सी हो गई। बच्चों के भविष्य का सोचकर तंगी में अपना समय काटने लगी। सास ससुर की मेहरबानी इतनी थी कि उन्होंने बच्चों समेत उसे अपने घर में शरण दे दी थी। सुमित्रा के पति ने जाते हुए कहा था कि वह आगे की पढ़ाई पूरी करके वापस लौटेगा तो यहाँ पर उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर हमारे भी दिन लौट आएंगे। सुमित्रा ने भी पति की बात को आंख मूंद कर मान लिया। इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। परंतु ससुराल में सास उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती। बेटा तो विदेश से फूटी कोड़ी भेजता नहीं था, इसलिए चाहती थी कि बहू से घर का सारा काम करा के सारी वसूली कर ली जाए। दिन भर बहू पर आदेशों के कोड़े दागती रहती, काम खोज खोज कर निकालती। सुमित्रा जरा सा आराम करने बैठती तो सास की दहाड़ सुनाई देती। अरे बहू, थोड़ी सी बड़ियाँ उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। वह सुमित्रा को 1 मिनट भी आराम से बैठने नहीं देती। इस महंगाई में 4 प्राणियों का पालन पोषण कोई हंसी खेल तो नहीं। सुमित्रा के ससुराल में उसके सिवा उसकी 2 देवरानियां भी थी, परंतु वह बड़े घर से आई थी। ससुराल सास की धौंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। दोनों देवरानियां अपने अपने काम करती, सास के काम को हाथ तक नहीं लगाती। अपना खाना खा पीकर दिन भर सुस्ताती रहती, सज संवर कर इधर उधर बाजार में सैर सपाटे के लिए निकल जाती। दोनों देवर भी अच्छा कमाते थे, इसलिए पत्नियों पर कोई रोक टोक नहीं थी। सुमित्रा का भी बड़ा मन करता कि वह भी अपनी देवरानियों की तरह घूमे फिरे, अपने बच्चों के शौक पूरे करे, लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न ही साथ चलने के लिए पति। उसका पति तो विदेश डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन गया था। यह मुश्किलें सुमित्रा के लिए बढ़ गई। एक दिन सुमित्रा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उसे उठने में थोड़ी देरी हो गई। सास उठी तो सास की तीखी पुकार कानों में पड़ी। अरे ओ महारानी, आज उठना है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो मायके से एक आध नौकर लेकर आती। फिर तो उनका बड़बड़ाना शुरू हुआ और लगभग आधे दिन तक यूं ही भुनभुनाती रही। एक तो तूने इतने बच्चे जनकर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप तो सारी चिंता छोड़कर परदेश में बैठा है, जाने कौन सी पढ़ाई कर रहा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी मुश्किलें क्या कम थी जो अपने परिवार को भी हमारे सिर पर पटक कर चला गया। सुमित्रा चुपचाप सास की सुनती रहती और दिन भर काम में लगी रहती। सुमित्रा के बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं था। जब उनके कपड़े पुराने हो जाते, जगह जगह से फटने लग जाते, तो सास मायके जाने की टिकट का इंतजाम कर देती और सुमित्रा को टिकट पकड़ाते हुए कहती, बहू यह लो तुम्हारे मायके जाने की टिकट, आने का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। यह सुनकर सुमित्रा बहुत उदास हो जाती। एक बार सुमित्रा अपने मायके गई। लगभग 10 दिन मायके में रही। बच्चों ने खूब अपनी पसंद की मिठाइयाँ और चाट पकौड़ी खाई। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। सुमित्रा का मन भी बच्चों के साथ बहल गया। सुमित्रा के माँ बाप जानते थे कि दामाद जी परदेश में हैं, तो बेटी और उसके बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करते। उसके माँ बाप सुमित्रा की मजबूरियों को जानते थे, उसकी क्या तकलीफ़ें हैं उन्हें अंदाज़ा था। यथासंभव मदद भी कर देते और उसके बच्चों के लिए
और सुमित्रा के लिए नए कपड़े सिलवा देते। किसी और चीज़ की आवश्यकता होती तो वह भी दिलवा देते। सुमित्रा के लिए एक दो महंगी साड़ियाँ भी ले देते। सुमित्रा की माँ ने अपनी बेटी का खाली गला देखा तो जोड़ तोड़ लगाकर एक हल्की सी चैन बनवा दी। सुमित्रा ससुराल आकर माँ बाप की दी हुई वस्तुएं दिखाती तो सास मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने? यह जरा सी मिठाइयाँ तो तेरे बच्चे, इन जरा सी मिठाइयों से क्या होगा? इन्हीं तो तेरे बच्चे 2 दिन में ही चट कर जाएंगे। और यह साड़ी लगती तो नहीं असली जरी की है। सास ने सुमित्रा के माँ बाप की दी हुई चैन देखी तो मुंह बनाकर बोली, महारानी, यह मेरी बेटी को मत दिखा देना, वरना मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मुझे भी ऐसी ही चैन बनवा कर दो। भाभी की माँ ने बनवा कर दी है तो आप भी मुझे ऐसी ही चैन बनवा कर दो। बस उसके बाद क्या था? सुमित्रा ने लाचारी वश वह चैन कभी अपनी गले से लगाकर नहीं देखी, बक्से में ही बंद करके रख दी। यह सब चीज़ें तो सुमित्रा बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब उसके बच्चों के साथ खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी भेदभाव और दोगला व्यवहार किया जाता तो सुमित्रा को बहुत बुरा लगता। घर में जो कोई भी चीज़ बनती तो पहले सास ससुर और उनके बेटों के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभार तो ऐसा होता कि मिठाइयाँ या पकवान खत्म ही हो जाते और सुमित्रा के बच्चे निहारते रह जाते। उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। सुमित्रा के मायके से भूला भटका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी आ जाता तो उसे पानी तक नहीं पूछा जाता। यह बात सुमित्रा को बहुत बुरी लगती। दिन गिनते गिनते यूं ही बीत गए और वह घड़ी भी आ गई जब सुमित्रा का पति अतुल लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर मुंबई में चला गया। सुमित्रा की खुशियों के दिन लौट आए। सुमित्रा के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। बच्चे भी बड़े हो गए। बड़ी दोनों बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली। उसकी अभी प्रैक्टिस चल रही थी। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से अचानक से अतुल का देहांत हो गया। सुमित्रा पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपने दुखों से उभरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा कुणाल ही रह गए। सुमित्रा बेटे के पीछे पड़ी रहती कि वह शादी कर ले। खाली घर काटने को दौड़ता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं भी अपने पोते पोतियों के साथ दिल बहला लूँगी। कुणाल कहता, क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या ज़रूरत है, अपने दिन मज़े में कट रहे हैं। तो सुमित्रा कहती, नहीं बेटा, शादी तो करनी ही होगी, यह तो समाज का नियम है। मुझे भी बुढ़ापे में थोड़ा आराम मिल जाएगा। तेरी पत्नी आकर गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं भी चैन से जी सकूंगी। कुणाल ने थोड़े दिन तक शादी को यूं ही टालता रहा। शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ साथ इतना अच्छा रूप मानो सोने पर सुहागा था। सुमित्रा ने इस रिश्ते के लिए जरा आपत्ति जताई कि शादी बराबर वालों से ही ठीक रहती है। कहीं बड़े घर की बहू नकचड़ी हुई तो फिर हम माँ बेटा क्या करेंगे। कुणाल ने कहा, माँ तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसे का घमंड हो। और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वह अपने साथ परिवार की बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आएगी। फिर हम उन समस्याओं में ही उलझकर रह जाएंगे। कुणाल को ज्योति बहुत पसंद थी। वह पहली नज़र में ही उस पर दिल हार बैठा था। लाख मना करने के बाद भी सुमित्रा को बेटे की पसंद के आगे झुकना पड़ा। सुमित्रा ने हथियार डाल दिए। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सुमित्रा की पड़ोसन और रिश्तेदार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। वह कहते, वाह सुमित्रा, तेरे तो भाग खुल गए, बहू मिली खूब सुंदर और मालदार, इतना दहेज लाई है कि तेरा घर भर गया। सुमित्रा भी बहुत खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका डर सही था। ज्योति माँ बाप की लाडली नाजों से पली बेटी थी। वह बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी न होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौन व्रत धारण कर लेती, कोप भवन में जा बैठती। सुमित्रा का बेटा रूठी हुई बीवी को देखकर उसके आगे पीछे डोलता। सुमित्रा को भी सदा फिक्र लगी रहती कि न जाने किस बात को लेकर बहू बिदक जाएगी और घर की सुख शांति भंग हो जाएगी।
सुमित्रा ने जल्दी ही घर की बागडोर ज्योति के हाथों में सौंपकर निश्चिंत होना चाहा, परंतु यहाँ पर भी उसके अरमान पूरे नहीं हुए। ज्योति को घूमने फिरने, किट्टी पार्टी, ताश खेलने आदि से फुर्सत ही नहीं थी। वह भला घर क्या संभालेगी। वह अपनी मनमर्जी की मालकिन थी, एक आज़ाद पंछी की तरह। हार कर सुमित्रा जी को ही फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। चूल्हे चौके की जिम्मेदारी फिर से सुमित्रा जी पर ही आन पड़ी। ज्योति क्लब पार्टियों में बिजी रहती। किट्टी पार्टी से जब उसकी बारी आती तो सहेलियां सुमित्रा जी के घर पर खूब धमा चौकड़ी मचाती, बेबाकी से तरह तरह के खाने की फरमाइशें करती। सुमित्रा जी फरमाइशें पूरी करते करते दिन भर थक जाती। बेटे के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह तो बहू के रूप यौवन का दीवाना था। ज्योति की आदतें अमीराना थी। सुबह उसे बेड टी पीने की आदत थी, या तो सुमित्रा जी बनाकर देती या फिर उनका बेटा कुणाल। सुमित्रा अक्सर ही बहू को समझाने की कोशिश करती, बेटी कितना अच्छा हो कि तुम सुबह जल्दी उठकर अपने पति के लिए अपने हाथों से चाय बनाओ, उसे अपने हाथों से पिलाओ। ज्योति नाक सिकोड़ कर कहती, नहीं माँ जी, मुझे इन सब की आदत नहीं। तो ज्योति नाक सिकोड़ कर कहती, मुझे इस सब की आदत नहीं, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मुझे बिस्तर पर चाय पीने की आदत है, तभी मेरी आँख खुलती है। चाहे घर में मेहमान भरे रहें, कोई आए कोई जाए, ज्योति को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसका बंधा हुआ टाइम टेबल था। सुबह उठकर जॉगिंग करती, हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर, कभी शॉपिंग करती। दोपहर में उसकी सहेलियां इकट्ठी हो जाती, ताश का अड्डा जमता। सारा दिन हा हा ही करती रहती, चाय पकौड़ी की फरमाइशें करती। सुमित्रा जी फरमाइशें पूरी करते करते थक जाती, परंतु इस बुजुर्ग आत्मा की सुनने वाला कोई नहीं था। मन ही मन कुढ़ती रहती, फरियाद करे भी तो किससे। कुणाल तो बीवी का दीवाना था, वह उसके बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेगा। वह उसके बारे में एक भी गलत शब्द सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे घर में बदलाव आया। ज्योति के 2 बच्चे हो गए, अब वह थोड़ी जिम्मेदार हो गई। उसने घर की चाबियां हथिया ली, एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। सुमित्रा जी यह देखकर बहुत खुश हुई। चलो देर से ही सही, परंतु बहू ने अपनी जिम्मेदारी तो संभाली। ज्योति ने जिम्मेदारी ऐसी संभाली कि सुमित्रा को भुलक्कड़ साबित कर दिया। धीरे धीरे हर चीज़ का हिसाब रखने लगी। सुमित्रा को एक दिन एक कमरे तक ही सीमित कर दिया। एक दिन सुमित्रा घर से सैर सपाटे के लिए निकली। कुछ सोचते सोचते बहुत दूर निकल गई। बेध्यानी से चलते चलते जाने कहाँ पहुँच गई। उसने चारों तरफ देखा, जगह बिल्कुल अनजानी थी। उसके मन में डर बैठ गया, अब वह घर कैसे पहुँचेगी। रास्ता भूल गई थी। चलते चलते बेहद थक भी गई थी। पास ही एक चबूतरा दिखा, उस पर बैठ गई। दिमाग पर काफ़ी जोर डाला, लेकिन दिमाग पर काफ़ी जोर डालने के बावजूद भी उसे अपने घर का पता याद नहीं आया। बेटे का नाम तक भूल गई। सुमित्रा काफ़ी देर चबूतरे पर बैठकर याद करने की कोशिश करती रही। वह तो गनीमत रही कि एक सज्जन आए। सुमित्रा को देखकर बोले, अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? आप तो सतारा में रहती हैं, अंधेरी कैसे आप पहुँच गई? रास्ता भूल गई क्या? चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वह सज्जन सुमित्रा जी को घर तक छोड़ कर गए। बस उस दिन के बाद से कुणाल और उसकी पत्नी ज्योति ने सुमित्रा जी का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वह एक कमरे की 4 दीवारी तक ही सीमित रह गई। धीरे धीरे जिंदगी का अंतिम समय भी नज़दीक आ गया और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस तरह से सुमित्रा जी ने कभी भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी। हमेशा ही जिम्मेदारियां ढोते ढोते, जिम्मेदारियों से लड़ते झगड़ते जिंदगी की जंग हार गई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लें। दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर सिर्फ संघर्ष ही करती रहती हैं, सास बन जाती हैं, लेकिन बहू आने पर भी उनकी ज़िंदगी नहीं संवरती। हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से लड़ते झगड़ते दुखी परेशान ही ज़िंदगी छोड़ जाती हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।